चलिए, तो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो यहाँ से मैं अब केमिस्ट्री आगे शुरू करता हूँ। तो पिछली क्लास में ये सारी चीजें हुई थी, जिसमें हमने डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग एक नया चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअल में ये समझो कि हम लोग 10वीं क्लास अब शुरू कर दिए हैं। हम लोगों ने 10वीं क्लास शुरू कर दिया है। बस मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, इन सब के बारे में, ताकि अच्छे से समझ में हमें आए। तो जाहिर सी बात है कि 3-4 क्लास हम लोग 9वीं की चीजें ही रिवीजन करेंगे, लेकिन ये है 10वीं का ही। ये मत समझना कि ये 9वीं का है। ये 3-4 क्लास पढ़ने से आपकी 9वीं क्लास रिवाइज हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ये चैप्टर का नाम है परमाणु, अणु और आयन। बिल्कुल मैं जीरो से शुरू करूंगा तो सबको समझ में आएगा। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, और आयन तो आयन ही होता है, इसको भी हम लोग आयन ही बोलते हैं। ठीक है। परमाणु, अणु और आयन, ये चैप्टर का आपका नाम हो गया। ओके, ये है आपका चैप्टर का नाम। अब देखो, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। हम लोगों ने जब पदार्थ के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सभी पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। हमने यही पढ़ा था ना, कि सभी पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। जैसे जैसे मान के चलो कि एक एक ईंट मिलके, मैंने यही एग्जांपल दिया था कि एक एक ईंट मिलके एक कमरा बनता है, एक कमरा बना। और एक एक कमरा मिलके एक पूरा महल बन गया, एक पूरा घर बन गया। सेम वैसे ही परमाणु जो होता है वो सबसे छोटी चीज होती है, परमाणु। और बहुत सारे परमाणुओं के आपस में मिलने से अणु का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं, तब जाके पदार्थ का निर्माण होता है, किसी चीज का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको वहां भी एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? ये सब परमाणु है। और ये जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। जैसे कि H2O आपने सुना होगा 9वीं क्लास में कभी ना कभी, कि H2O पानी का सूत्र होता है। तो ये क्या है? ये एक अणु है। कैसे बना ये अणु? ये H2O जो है कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। यानी कि अणु कैसे बना? परमाणुओं के मिलने से बना। फिर जब बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं, तब पदार्थ बनता है। जैसे एक H2O, फिर उसके बगल में दूसरा H2O, फिर एक और H2O, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जब मिलेंगे ना, तब जाके, अरबों खरबों मिलेंगे, तब जाके एक बूंद पानी बनेगा। एक बूंद पानी। एक गिलास पानी में तो H2O के बहुत सारे अणु होंगे, मैं एक बूंद पानी की बात कर रहा हूं। तो सबको यह बात क्लियर हो गई कि अगर हम कोई पदार्थ है, अगर हम कोई पदार्थ ले ले, कोई भी पदार्थ ले ले, ईंट, पत्थर, कमरा, क्या कहते हैं, घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी पदार्थ, अगर उसको हम छोटा छोटा काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं, सबसे छोटी इकाई जो होगी वो हमारी परमाणु होगी। सबसे छोटी इकाई परमाणु होगी। उससे छोटा हम अब कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है। तो बाद में इस लेक्चर को देखने के बाद नोट्स जरूर बनाना। मैं फिर से कह रहा हूं, मक्कारी मत करना। लेक्चर को देखने के बाद नोट्स बनाना। और अब क्या लिखोगे सो सुनो। अब जब नोट्स बनाना तो यहां पे लिखना कि सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। बहुत सारी परमाणु जब आपस में मिल जाती हैं, तब अणु का निर्माण होता है। सबसे छोटी इकाई ये परमाणु हो गई। जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिले, तब अणु का निर्माण होता है।
और बहुत सारी अणु आपस में मिलती है तब किसी पदार्थ का निर्माण होता है। ये बात नोट्स बनाने के समय लिखना, ठीक है। परमाणु का एक और नाम होता है, हम लोग इसको तत्व भी बोलते हैं। तत्व, परमाणु बोलो तो या तत्व बोलो तो एक ही बात है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि एटम बोलो तो या एलिमेंट बोलो तो दोनों सेम बात है, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले एटम यानी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन एटम और एलिमेंट को आपस में मिला के मॉलिक्यूल यानी कि अणु कैसे बनाते हैं, और फिर आयन कैसे बनता है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग एटम से करते हैं कि आखिर ये एटम होता क्या है और एटम का क्या मतलब है, एटम का क्या मतलब है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में, ठीक है। जिसका मैंने अभी आपको दूसरा नाम बताया कि इसको तत्व भी बोल सकते हैं, यानी कि एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अभी सिर्फ ध्यान से सुनते जाना, आधे घंटे में तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बहुत अंदर की बात भी मैं बताऊंगा, इसीलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, यानी किसी पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे तो सबसे छोटी चीज हमें क्या मिलेगी? परमाणु मिलेगी, एटम मिलेगी। आपको यह बात मालूम होना चाहिए, आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि अभी तक कुल टोटल 118 परमाणु की खोज हो चुकी है। परमाणु बोलो तो या तत्व बोलो तो एक ही बात है। तो 118 तत्व की खोज अभी तक हो चुकी है, जिसमें आप लोग बहुत सारे नाम भी जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नाम जानते हो ना। तो ये सब क्या है? ये सब तत्व हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ डायग्राम भी लिया है, हाँ देखो ये सभी लोगों को डायग्राम दिख रहा है ना, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इसको बोलते हैं, मैंने सभी लोगों को ये बांटा भी था स्कूल में घूम घूम के। ओके, तो देखो 118 टोटल ये है, टोटल 118 है। देखो यहां पर एक से शुरू हुआ है, ये एक नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नंबर है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तीसरा ये लिथियम, चौथा ये बेरिलियम, ये पांचवा बोरोन, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ही करके है, 10वां, फिर 11, 12 और फिर 13 यहाँ आ गया, ऐसे करके 18 गए और फिर 19 और ऐसे ही करके अंतिम में देखो यहाँ 117 और 118। और ये जो है ना नीचे वाले, ये एक्चुअल में ऊपर वाले ही दो हैं, यहाँ और यहाँ के, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि टोटल 118 एलिमेंट, टोटल 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, जो कि आपके सामने इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही 118 है, जिसमें से हमें 20 तक पढ़ना है डिटेल में। यहां ये जो 20 नंबर यहां देख रहे हो ना, कैल्शियम तक, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो एटम है, अब इस पे मत जाना कि इसको हमने ऐसे क्यों सजा के रखा है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई और छोटा, ऐसे करके क्यों रखा है, ये आपके आगे की बात है, ठीक है ना। 10वीं क्लास में ही ये सीखोगे, लेकिन लगभग जब 2 महीने 3 महीने केमिस्ट्री पढ़ लोगे तब समझ में आएगा, तो वो आगे की बात है। अभी फिलहाल आपने क्या जाना? अभी आपने ये जाना कि कुल टोटल अभी तक 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जिसमें से हमें शुरुआत के 1 से 20 तक को डिटेल में पढ़ना है और 21 से लेके 30 तक का सिर्फ नाम जान लेना है, बस बस हमें सिर्फ नाम जान लेना है। ओके, अब आओ, अब आओ मेन बात पे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि किसी भी पदार्थ को जब तोड़ते जाओगे तो सबसे छोटी चीज जो मिलेगी वो आपको परमाणु मिलेगी। लेकिन
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट लोगों ने और ज्यादा अध्ययन किया, और ज्यादा इस पर खोज किया। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भैया जो परमाणु होता है ना, जो एटम होता है, उसमें भी तीन चीजें होती हैं। जो परमाणु होता है ना, उसमें भी तीन चीजें होती हैं। मतलब कि जो एटम होता है ना, परमाणु यानी एटम, मैं ज्यादा एटम ही बोलूंगा, ठीक है। यानी कोई भी एटम तीन चीजों से मिलके बना होता है। हाँ वो मुझे मालूम है, अभी नाम मत बताओ, नाम मत बताओ, मुझे मुझे पहले पढ़ा लेने दो, ठीक है। मुझे पहले सबको समझा लेने दो। सबको ये बात मालूम होगी, सबको बात मालूम होगी कि ये तीन चीज क्या है। तो कोई भी एटम जो होता है ना, वो तीन चीजों से, ये आप लोग नोट्स बनाना तो लिखना जरूर, मैं फिर से कह रहा हूं, वरना बहुत पछताओगे आगे जाके, बहुत ज्यादा पछताओगे, ठीक है ना। सुना है ना गाना, तुम मुझे छोड़ के जो जाओगी बड़ा पछताओगी। वही हाल यहाँ है, अगर इसको छोड़ के आगे बढ़ गए तब आगे जाकर बहुत ज्यादा पछताओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको मत छोड़ना। कोई भी एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है। मतलब तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर, इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि वो तीन चीजें क्या क्या हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। हिंदी में तुम लोग लिख लेना चाहो तो इसके आगे इलेक्ट्रॉन जैसे लिखते हो वैसे लिख लेना। तो एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, हम लोग एटम के बारे में ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, एटम जो होता है ये किस तरीके का होता है, इसका आकार कैसा होता है? तो सभी लोग जानते हो कि एटम को हम लोग, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। जब इसको माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो कोई इसका फिक्स आकार नहीं था, लेकिन कुछ कुछ गोलाकार जैसा ही नजर आ रहा था ये, कुछ कुछ गोलाकार जैसा। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि एटम जो है ना, वो गोलाकार होता है। देखो एटम बहुत छोटी चीज है ना भाई। अब तुम खुद सोचो, एक बूंद पानी में करबों खरबों अरबों खरबों से भी ज्यादा परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। तो उसको देखना बहुत मुश्किल का काम है ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया कि एटम का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो अगले लाइन में आप लोग यहां पे लिखना कि किसी भी एटम का आकार, किसी भी एटम का आकार हम गोलाकार मानते हैं, हम गोलाकार मानते हैं। होता नहीं है, वास्तव में वह पूरा का पूरा गोलाकार नहीं होता, हम मानते हैं। देखो, होने और मानने में अंतर होता है, ठीक है। तो किसी भी एटम का आकार हम गोलाकार मानते हैं। और उसकी संरचना कैसी होती है? उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, जिसके, यानी कि एटम के, जिसके बीच में, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। एटम का जो सबसे बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं ना। जिसके बीच में, यानी कि नाभिक में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में, जिसके बीच में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। बीच में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? और इलेक्ट्रॉन का होता है, तो जो नाभिक होता है ना, जो बीच वाला न्यूक्लियस है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार आकार में या वृत्ताकार कक्षाओं में, अभी मैं डायग्राम बना के भी दिखा रहा हूं, वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं।
इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, कैसे? ये आपका जो एटम है, एटम के बीच में होगा आपका नाभिक, और उसके आसपास में ऐसे वृत्ताकार कक्षा होगा। एक कक्षा, पहली कक्षा, फिर ये दूसरी कक्षा, फिर ये तीसरी कक्षा। बात समझ में सबको आ रही है? और जो अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक। नाभिक। और इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं P+N लिख देता हूं, P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो इसमें घूमते रहते हैं। इस वाले जो बाहर वाले में देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, वो तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और जो अंदर की तरफ जो नाभिक होता है सबसे बीच में, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये आपका एटम है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अंदर की तरफ क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं तो समझने में आसानी होगी। देखो, ये आपका हो गया नाभिक, बीच वाला भाग। इसमें हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर जो होगा वो कक्षा होगी, ये ये और इसमें होगा इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसको बोलते हैं के, इसका नाम होता है एल, इसका नाम होता है एम, और इसका नाम होता है एन। ठीक है। ये जो वृत्ताकार कक्ष होता है ना, ये जो वृत्ताकार कक्ष होता है, इसका एक नाम होता है। वृत्ताकार कक्ष को हम लोग नाम देते हैं। वृत्ताकार कक्ष को कहा जाता है सेल, इंग्लिश में कहते हैं सेल, और हिंदी में मेरे ख्याल से कोष कहते हैं, कोष। किसी को मालूम है? कोष ही बोलते हैं ना, यस या नो? ये जो वृत्ताकार कक्ष होता है, इसको इंग्लिश में तो सेल कहते हैं ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, ये एन सेल है, और इंग्लिश में कोष कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें समझ में आ गई कि एटम जो होता है, हाँ, वही कक्षा ही कहते हैं, कक्षा भी कह सकते हैं और सेल भी कह सकते हैं, कोष भी कह सकते हैं। तो मैं हमेशा सेल ही बोलूंगा। तो जरा मुझे बताना, अब जरा यहाँ पे मैं जो लिखने जा रहा हूं, इसको नोट जरूर करना। सारी चीजें नोट करनी है जितनी मैं लिख रहा हूं। पहले सेल में, हमारा जो पहला सेल है, पहले सेल में, यानी कि के सेल की मैं बात कर रहा हूं, के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी पहला जो सेल है ना, पहला सेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसमें जगह ही 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। अच्छा, दूसरे सेल की बात करते हैं। दूसरे सेल में, यानी कि दूसरा सेल कौन सा? एल सेल में। हम दूसरा सेल किसको बोल रहे हैं? एल सेल। एल सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, तीसरे सेल की बात कर रहे हैं। तीसरा ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। तीसरे सेल में, यानी कि हम बात कर रहे हैं एम सेल में, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर जो चौथा सेल होता है ना, चौथा सेल, उसमें यानी कि एन सेल में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये याद रखना है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बात याद रखनी है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा अधिकतम, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 18 आएगा, और चौथे में 32 आएगा। इसको याद करने का एक नियम भी होता है
2n²। ठीक है, अगर पहला सेल मतलब n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो 8 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 डाल दोगे तो 18 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 डाल दोगे तो 32 आ जाएगा। तो अगर ना याद आए तो इसको याद रखना। तो अगर कोई पूछे कि भैया तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की जगह 3 डाल देना, देखना 18 आ जाएगा। n की जगह 4 डाल देना, कोई पूछे चौथे सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की जगह 4 डाल देना, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो अभी तुरंत बताओ, मैं उससे माइक खोल के बात कर सकता हूं। अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सेल ओल समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें 2, 8, 18, 32 रखे जाएंगे, ये बात सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो तुरंत बताइए जरा। ठीक है, तुम तीनों के माइक खोल लें, चलो। हाँ चलो बोलो, बोलो। आवाज नहीं आ रही है, बोलो। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? ये अभी आगे आएगा ना अभी। अरे यार, अभी मैंने क्या बोला, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है। अभी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया और कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज किसने किया और कैसे किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया और कैसे किया, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। हालांकि वो आपके 9वीं क्लास का ही चीज है। एक एक ऐसे आप लोग सुनते हो ईंट पर नाच, ऐसे याद रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ईंट यानी कि थॉमसन, पर यानी प्रोटॉन, पर रदरफोर्ड ने, नाच न्यूट्रॉन, चैडविक। हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का मैंने बता दिया। लो, फालतू काम नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब सिर्फ मुझे चाहिए। अभी तक अगर मैंने जो पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। पढ़ाने के लिए तो भैया ये 1 महीने पढ़ाया जाता है। अब आपने कहाँ पढ़ी है और कैसे पढ़ा है वो तो मुझे नहीं मालूम। अब कहीं पर भी तुमने पढ़ा है, आधा अधूरी चीजें पढ़ी हैं, तो उसको अब सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, जितनी जरूरत है मैं उतना सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर गोलाकार होता है, जिसके नाभिक में यानी बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जिसके पहले कक्ष में, जिसको कि हम के सेल कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, और जो दूसरा सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा सेल यानी एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथा सेल यानी कि एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ, ईंट पर नाच ऐसे याद रखना है आप लोग, ईंट पर नाच, तो वो तीनों नाम याद हो जाएंगे किसने कौन सी खोज की थी। देखो, सब सब पढ़ा दूंगा यार मैं। ठीक है ना, मैं बता दूंगा आगे साजिया, अभी चिंता मत करो। ठीक है, ईंट पर नाच ये होता है ना, देखो, ईंट पर नाच यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। एक चैडविक साइंटिस्ट है उनने। तो इसलिए इसको ईंट पर नाच ऐसे कह के हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो ये छोड़ो, अभी आगे। अभी तो पहला क्लास है यार, अभी तो समझो ना। अभी मैं जो समझा रहा हूं उतना समझो। चलो, एक यहाँ पे नोट करके बात लिखो। यहाँ पे नोट करके सभी लोग बात लिखना। क्या लिखना है जरा सुनना मेरी बात। नोट करके हमें यह लिखना है कि देखो, हमने अभी क्या पढ़ा कि तीसरे सेल में हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो तीसरा सेल है ना, एम सेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जानते हो, हमें अभी चौथे सेल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम मात्र 1 से 20 तक पढ़ने वाले हैं, तो अभी चौथे सेल को भूल जाओ।
इतना जान लो कि चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, भूल जाओ इसको। अभी पहले, दूसरे और तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, यह बात बिल्कुल सही है। जैसे एक घर में मान के चलो 10 लोगों के रहने की जगह है, 5 बेड लगे हुए हैं, 5 बेड लगे हैं, 10 लोग आराम से रह सकते हैं। तो 10 लोग आराम से रह सकते हैं, 10 लोगों की जगह है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बेड पे फैल के आराम से सोएंगे और स्टेबल होकर सोएंगे, कंफर्टेबल होकर सोएंगे। तो यानी कि अगर हर बेड पर एक एक आदमी हो, 5 बेड अगर हैं, 5 बेड है, तो हर बेड पर एक एक आदमी हो तो हम स्टेबल हो जाएंगे, मतलब हम संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 बेड पे 10 लोगों की सोने की जगह है, लेकिन अगर एक एक बेड पे एक एक आदमी भी सो रहा है, अगर रह रहा है, एक कमरे में एक आदमी भी रह रहा है, तो भी वो स्टेबल है। तो ये जो तीसरा सेल है ना, तीसरा सेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो ये स्टेबल हो जाता है, इसकी पहली संतुष्टि हो जाती है। ये चाहता है कि नहीं भैया, अब हम संतुष्ट हो गए हैं, अब हमें इलेक्ट्रॉन मत दो। है 18 की जगह, लेकिन 8 पर यह संतुष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 10 लोगों की रहने की जगह है घर में, लेकिन 5 लोगों पर ही घर जो है वो शांति से है, और सभी लोग कंफर्टेबल हैं, सभी लोग स्टेबल हैं। मेरी बात समझ गए? तो इस बात को जरा यहाँ पे लिखो पहले, उसके बाद मैं समझाता हूं कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन पहले 8 इलेक्ट्रॉन आने पर ही पहली स्टेबिलिटी आ जाती है। किसकी आ जाती है? तीसरे सेल की। 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन के आने पर ही इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन के बाद, यानी जब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो उसके बाद क्या होगा? तो जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन के बाद अगला इलेक्ट्रॉन चौथे सेल में चला जाएगा। जो अगला सेल है ना, चौथा सेल, जिसको कि हम एन सेल बोल रहे हैं, उसमें चला जाएगा, एन सेल में चला जाता है। तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले 8 इलेक्ट्रॉन के बाद ही पहले उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो स्टेबल होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन उसके बाद अगले सेल में चला जाता है। जैसे मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये आपका हो गया नाभिक, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है। और ये आपका हो गया पहला सेल, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में आएगा, फिर ये हो गया दूसरा सेल। तो मान के चलो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अब इसमें आएगा, चौथा भी इसमें आएगा, पांचवा भी इसी में आएगा, छठा भी इसी में आएगा, सातवां भी इसी में आएगा, आठवां भी इसी में आएगा, नौवां भी इसी में आएगा, और 10वां भी इसी में आएगा। अब देखो इसमें 8 हो गए, तो दूसरा कक्ष भी अब फुल हो गया। अब आ जाओ तीसरे में, तो 10 के बाद 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 12वां भी इसी में आएगा, 13वां भी इसी में आएगा, 14वां भी इसी में आएगा, 15वां भी इसी में आएगा, 16वां इलेक्ट्रॉन भी आएगा, 17वां इलेक्ट्रॉन भी आएगा, और 18वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में आएगा। लेकिन अब जैसे ही 19वां इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा इस एटम के अंदर, तो ये जो
तीसरा सेल है ना, जो ये तीसरा सेल है, ये आपका K है, ये L है, ये M है, और ये अंतिम वाला N है। ठीक है, ये N बाहर वाला। तो ये जो तीसरा सेल है ना, ये तीसरा सेल कहेगा कि नहीं, अब मेरे में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहने दो, और जब 19वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो 19वें इलेक्ट्रॉन को ये इसमें भेज देगा। 19वां इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिर 20वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाएगा। तो देखो, तीसरे सेल में 18 की जगह है, लेकिन 11 से 18 यानी 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये पूरा भर गया। अब इसकी पहली स्टेबिलिटी आ गई, पूरा भरा तो नहीं, भरेगा जब 18 हो जाएंगे, लेकिन ये स्टेबल हो गया, ये खुश हो गया। अब ये कह रहा है कि चलो मैं खुश हूं, अगला इलेक्ट्रॉन को इसने चौथे सेल में भेज दिया। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, कल की क्लास में मैं 1 से लेके 20 तक की सारी चीजों को ऐसे ही डायग्राम बना बना के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और फिर उसी से आपका आगे का कंसेप्ट बनेगा कि किस तरीके से मॉलिक्यूल बनता है, किस तरीके से अणु का निर्माण होता है, और उसी से समझ में आएगा कि किस तरीके से आयन का निर्माण होता है। जैसे आपने सुना होगा Mg2+, ठीक है, एल्युमिनियम 3+, क्लोरीन 1-, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, नाइट्रोजन के ऊपर 3-। ये सब क्यों होता है, ये सब भी कल के क्लास में ही समझ में आने लगेगी। तो आज मैंने जितना पढ़ाया है इतना अच्छे से रिवाइज करना, कल की क्लास में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास कल की होने वाली है। ये बात ध्यान रख लो। आज मैंने जो पढ़ाया है, लेक्चर अपलोड करने के बाद सभी लोग ध्यान से इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे, और जितना कुछ मैंने लिखवाया है, समझाया है, उसको प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? 1 मिनट का समय है, जल्दी बोलो। समझ में आया कि नहीं? सभी को मजा आया कि नहीं? ऐसी चीजें पहले आप लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा था कि नहीं भाई? हाँ बोलो, जल्दी बोलना तुम तीनों। बोलो जल्दी। हवा में mg मतलब देता है पावर कि 100 mg, 250 mg, 300, 500, ये सब असल में होता क्या है? वो आपको आगे बता दिया जाएगा, डोंट वरी, वो थोड़ा सा आगे की बात है। वो आप, हालांकि वो एक्चुअल में बायोलॉजी का चीज हो गया ना, मैं भी बता दूंगा केमिस्ट्री